Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. तो हमने अपने जो प्रीवियस सेशन है उसमें हिस्ट्री एंड एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करा था. तो लास्ट सेशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सीरियल प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन ऑन द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम allows the user to start more than one jobs simultaneously in a uniprocessor system. तो अब इस लाइन का क्या मतलब है? तो इट मीन्स अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो यूजर को अलाउ करते हैं क्या? टू स्टार्ट मोर देन वन जॉब्स साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल प्रोसेसर. तो अब आप सिस्टम में एक से ज्यादा जॉब्स को स्टार्ट कर सकते हो. अब पॉइंट ये है कि एक से ज्यादा जॉब स्टार्ट करने का फायदा क्या होगा? क्योंकि अगर आप एक ही जॉब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो जॉब की एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है, प्रोग्राम के रनिंग होने का मतलब ये तो नहीं है कि ऑल द टाइम द प्रोसेस या ऑल द टाइम द जॉब विल स्टे इन द सीपीयू ओनली. पहले जॉब को आप उसमें कुछ इनपुट आउटपुट के फंक्शंस भी होंगे. जब जॉब है जो वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रही है तो सीपीयू उस टाइम पे आइडल हो जाएगा. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर देंगे साइमल्टेनियसली एक साथ. पहले पहली जॉब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगी, लेकिन जैसे ही वो जॉब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो हम सीपीयू को असाइन कर देंगे दूसरी जॉब को. तो इट मींस अब जो आपका सीपीयू आइडल टाइम है दैट विल बी डिक्रीज्ड. क्योंकि पहले क्या हो रहा था? नाउ लेट्स सपोज दैट दिस इज योर सीपीयू एंड वी हैव टू जॉब्स, जॉब 1 एंड जॉब 2. तो मल्टी प्रोग्रामिंग के बिना क्या कॉन्सेप्ट था कि अब आपने सबसे पहले सपोज कीजिए जॉब 1 को एग्जीक्यूट कर दिया. तो जॉब 1 ने जब एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट होएगी तो इसकी अपनी कुछ रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगी. अब रिसोर्स रिक्वायरमेंट का मीनिंग सिर्फ ये तो नहीं है कि जॉब को सिर्फ सीपीयू चाहिए, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए. तो जॉब ने जब आपकी जॉब स्टार्ट हुई, मान लीजिए वो एक टाइम T2 पे वो सीपीयू में है, लेकिन टाइम T3 पे उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए. तो अब टाइम T1 पे वो सीपीयू यूज कर रही थी जॉब, लेकिन टाइम T2 पे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रही है. तो जब ये जॉब 1 टाइम T2 पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रही है तो सीपीयू में क्या है या सीपीयू क्या कर रहा है? वो है आइडल. तो अब इस आइडल टाइम को डिक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? हम इन दोनों जॉब्स को एक साथ स्टार्ट कर देंगे. टाइम T1 में जब जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रही होगी, जॉब 2 जो है वो वेटिंग स्टेट में होगी. लेकिन जैसे ही टाइम T2 पे जॉब 1 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करना स्टार्ट करेगी, जॉब T2 विल टेक द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन. तो अब जब जॉब 1 इनपुट आउटपुट पे काम कर रही है तो सीपीयू जॉब 2 को एग्जीक्यूट कर रहा है. तो इस तरह से हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर दिया और जैसे ही पहली जॉब की एग्जीक्यूशन हो रही है, अब उसको सीपीयू के अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, तो उसी टाइम पे द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब 2 विल बी स्टार्टेड. तो इस तरह से आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, सीपीयू का आइडल टाइम डिक्रीज हो जाएगा. तो ये सारा अब जो प्रोसेस है मल्टी प्रोग्रामिंग का वो चलता कैसे है? तो अब हम करते क्या है? All the jobs that enter the system are stored in the job pool on the hard disk. Then operating system loads these jobs to the main memory. तो आप मेन मेमोरी में रैम के अंदर मल्टीपल जॉब्स को स्टार्ट कर देते हो. अब जब आपने मल्टीपल जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन एक टाइम पे एग्जीक्यूट तो एक ही होगी. सीपीयू में तो सिर्फ एक ही हो सकती है क्योंकि आपके सिस्टम में सिर्फ एक सीपीयू लगा हुआ है. तो आपने अब 5 जॉब्स को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिया मान लीजिए, लेकिन सिर्फ स्टार्ट करने से थोड़ी कुछ होएगा. सीपीयू के को तो एक टाइम पे एक ही जॉब ले सकती है.
तो आपने मल्टीपल जॉब्स को स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पे एक ही जॉब है जो वो सीपीयू को एक्सेस कर सकती है, लेकिन जैसे ही वो जॉब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करना स्टार्ट करेगी, हम दूसरी जॉब को सीपीयू एलोकेट कर देंगे। तो इट मींस जब जॉब वन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर रही है, उस टाइम पे हमने सीपीयू को आइडल नहीं रहने दिया, जॉब टू को उसको एलोकेट कर दिया सीपीयू। अब सपोज कीजिए जॉब टू को कोई रिसोर्स चाहिए, तो वो उस टाइम पे हमने जॉब थ्री को फिर एलोकेट कर दिया सीपीयू। तो इस तरह से हमने सीपीयू को आइडल नहीं बैठने देना। जैसे ही कोई जॉब को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी, हम सीपीयू एलोकेट कर देंगे फिर किसी दूसरी जॉब को। तो इस तरह से आपका सीपीयू आइडल टाइम डिक्रीज हो जाएगा, आपके हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही अब सपोज कीजिए, मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। तो मान लीजिए हमारे पास है जॉब J1, J2, J3, लाइक दिस, J4, J5। तो अब हम करेंगे क्या, हम साइमल्टेनियसली इन जॉब्स को स्टार्ट कर देंगे, मतलब मेन मेमोरी में ले जाएंगे। तो मेन मेमोरी में फैच करने का मतलब है कि प्रोसेस जो है वो जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस बन चुका है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है, लाइक दिस। तो जॉब वन को हम सबसे पहले सपोज करो कि हमने सीपीयू दे दिया। अब जॉब वन को हमने किस टाइम पे सीपीयू दिया, टाइम T1 पे। तो टाइम T1 पे J1 एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू में, लेकिन टाइम T2 पे क्या हुआ, J1 को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ गई। तो जैसे ही इसको इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस की जरूरत पड़ गई, J1 ने सीपीयू को छोड़ दिया और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्वायर कर लिया। अब टाइम T2 पे सीपीयू हो गया आइडल। तो जैसे ही सीपीयू आइडल हुआ, हमने दूसरी जॉब एलोकेट कर दी इसको। तो अब जब इस जॉब को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, हम फिर ये जॉब जो सीपीयू है वो तीसरी जॉब को एलोकेट कर देंगे। जैसे ही सपोज कीजिए अब टाइम T5 पे जॉब वन को फिर से सीपीयू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टेट को सेव करेंगे, तो फिर से वापस J1 को एलोकेट कर देंगे सीपीयू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जॉब शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। But the main concept is we will start the multiple programs, we will load the multiple programs into the main memory simultaneously. And when any job will request for the input output devices, we will allocate the CPU to the other job. तो इस तरह से आपका CPU जो है उसका आइडल टाइम डिक्रीज हो जाएगा, उसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इस डायग्राम से आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज आवर मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी के अंदर हमने क्या किया, हमने मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमने मल्टीपल जॉब्स को लोड कर लिया इनटू द मेन मेमोरी। तो अब देखिए हर जॉब के पास अपना एक स्पेस है। तो एक जॉब है वो अपना जो स्पेस है किसी और जॉब के साथ शेयर नहीं कर रही। ये यहाँ पे आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई जॉब अपना जो स्पेस है, जो अपनी मेमोरी है, वो शेयर नहीं करेगी विद एनी अदर जॉब। तो अब जैसे ही हम सबसे पहले J1 को लोड कर देंगे सीपीयू में। जब J1 को ज़रूरत पड़ जाएगी आईओ डिवाइसेस की, वो सीपीयू को छोड़ देगी, आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करेगी, उसी टाइम में हम दूसरी जॉब को एलोकेट कर देंगे सीपीयू। और एक बार जैसे ही किसी जॉब की आईओ रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, उसको वापस सीपीयू चाहिए, तो हम वापस सीपीयू एलोकेट कर देंगे। तो अब इस सारे प्रोसेस के बीच में आपको दो तीन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहली तो ये स्पेस है, स्पेस जो है सभी का आइसोलेटेड है। दूसरा, आपको जॉब शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, सीपीयू शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। सीपीयू शेड्यूलिंग क्यों करनी पड़ती है, CPU scheduling means basically we will schedule when we will allocate the CPU to the specific job। हम किसी स्पेसिफिक जॉब को सीपीयू कब देंगे, कितनी देर के लिए देंगे। तो ये शेड्यूलिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ऑटोमेटिकली। नाउ देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर द मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि वो रिक्वायरमेंट कौन सी हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जी प्रोसेस स्विचिंग पॉसिबिलिटी। आपके पास, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास प्रोविजन होनी चाहिए, एक प्रोसेस से आप दूसरे प्रोसेस के बीच में स्विच कर सको। एंड स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू द अदर प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग।
अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपने टाइम T1 पे J1 को दे रखा है CPU लाइक दिस, और अब जॉब J1 को टाइम T2 पे कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, मान लो उसको चाहिए प्रिंटर। तो टाइम T2 पे CPU क्या हो गया? आइडल। तो अब हम क्या करेंगे, J2 को CPU एलोकेट कर देंगे एट टाइम T2। तो अब आप देखिए, आपको ये जो शेड्यूलिंग करनी पड़ रही है कि किस जॉब को हम कब सीपीयू देंगे, कब उसे वापस लेंगे। अब ऑब्वियसली जब आप सीपीयू आप किसी को एलोकेट करते हो, किसी से वापस लेते हो, तो जो अब J1 एग्जीक्यूट हो रहा था जो सीपीयू में, उसकी स्टेट को भी तो सेव करना पड़ेगा। उसने कितना काम कर लिया है, उस स्टेट को सेव करना पड़ेगा। फिर उसको सेव करके सीपीयू में से अनलोड करेंगे, फिर J2 को लोड करेंगे वापस। अब सीपीयू जब J1 को देना है या किसी और जॉब को देना है, J2 का स्टेटस सेव करेंगे, फिर उसको अनलोड करेंगे। तो ये जो स्टेटस सेव करना, लोडिंग अनलोडिंग, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो प्रॉपर प्रोसेस स्विचिंग कैपेबिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होनी चाहिए, तभी वो मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकता है, क्योंकि एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में आपको स्विच करना ही पड़ेगा। द सेकेंड इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जैसे सपोज कीजिए जॉब 1 को टाइम T2 पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। तो जब इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, दिस जॉब शुड बी एबल टू एक्सेस द रैम डायरेक्टली। तो सीपीयू के थ्रू ये काम नहीं होना चाहिए, किसी भी डिवाइस के पास डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए, मतलब इनपुट आईओ डिवाइसेस और रैम के बीच में तो डायरेक्ट एक्सेस होगी। तो इसीलिए तो आप J2 को सीपीयू एलोकेट कर पाओगे, आपको सीपीयू को लूप में से निकालना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्ट एक्सेस देनी पड़ेगी टू द रैम, तभी आप मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। द थर्ड इज इंटरप्ट सिस्टम। अब इंटरप्ट क्या होता है जी? इंटरप्ट होता है, एक सिग्नल होता है दैट इज जनरेटेड बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू एक्वायर द रिसोर्सेज। एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का ये सिग्नल होता है, जो कौन जनरेट करता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो अब ये सिग्नल जनरेट क्यों करता है? क्योंकि उस वो डिमांड करता है कि मुझे रिसोर्सेज एलोकेट करो। दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट। सो इंटरप्ट इज बेसिकली अ सिग्नल जनरेटेड बाय द हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर टू एक्वायर द रिसोर्सेज। इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है वो भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए। तो इंटरप्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि हम जो डिवाइस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है उनको रिसोर्सेज एलोकेट कर सकें। द फोर्थ इज लार्ज मेमोरी। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में आप मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट करोगे सेम टाइम पे इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आपके पास जो रैम है उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी तो आप मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट कर पाओगे। अगर उसका साइज ही नहीं बड़ा होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट द मल्टीपल प्रोग्राम्स। द फिफ्थ इज मेमोरी प्रोटेक्शन। अब मेमोरी प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? अब क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो शेयर करेंगे सेम रैम को, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल जॉब्स जब सेम रैम को शेयर करेंगी तो उनको अपना एक स्पेस एलोकेट होगा रैम के अंदर। तो वो जो स्पेस है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वो आइसोलेट होना चाहिए, ताकि एक प्रोसेस की फाइल्स दूसरे प्रोसेस की फाइल के साथ मिक्स ना हो। दिस इज कॉल्ड मेमोरी प्रोटेक्शन। मींस जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को स्टार्ट करोगे, when you will bring the multiple programs in the RAM, the memory space acquired by the multiple processes should be isolated, ताकि उनकी फाइल्स आपस में मिक्स ना हो। द सिक्स्थ इज जॉब स्टेटस प्रिजर्वेशन। जॉब स्टेटस प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? क्योंकि जब आपने J1 को सीपीयू एलोकेट किया, फिर टाइम T2 पे उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, तो T2 पे J1 जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। वो कितना एग्जीक्यूट हो चुका है उसकी स्टेट को सेव करना पड़ेगा ना, तभी उसकी प्रोसेसिंग उस पॉइंट से वापस स्टार्ट होगी। तो आपको जॉब का जो स्टेटस है उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग को प्रॉपर उसका ट्रैक रखना पड़ेगा। So these are the some requirements for the multi-programming. Now, the point is what are the advantages of the multi-programming? तो अब देख लेते हैं जल्दी से कि मल्टी प्रोग्रामिंग की एडवांटेजेस क्या हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज नो सीपीयू आइडल टाइम। नो तो नहीं है,
इसको हम अगर रिड्यूस्ड कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बीच में सीपीयू फिर से आइडल हो जाता है। सो रिड्यूस्ड सीपीयू आइडल टाइम। तो अब आप सीपीयू के आपका आइडल टाइम है जो वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही किसी डिवाइस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होंगे, किसी जॉब को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होंगे, हम दूसरी जॉब को सीपीयू एलोकेट कर देंगे। तो जो मल्टीपल टास्क हैं वो रन हो सकते हैं। अब ये वर्ड भी मुझे वो साइमल्टेनियसली रन हो सकते हैं। पैरेलल रन होने में और साइमल्टेनियसली रन होने में, दोनों में डिफरेंस है। तो रिड्यूस सीपीयू टाइम, यू कैन रन द मल्टीपल प्रोग्राम्स, शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि अब आपको ये एक जॉब को तब तक वेट नहीं करनी पड़ेगी। अब सपोज कीजिए जॉब 1 है, तो जॉब 2 को वेट नहीं करनी पड़ेगी कि जब तक जॉब 1 पूरी एग्जीक्यूट हो। तो हो सकता है कि जॉब ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रिक्वेस्ट कर लिया, जॉब 2 को सीपीयू मिल जाएगा, तो जॉब 2 का रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि अब उसको जॉब 1 को उसकी कंप्लीटली उसकी एग्जीक्यूशन के लिए वेट नहीं करनी पड़ेगी, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा? शॉर्ट। तो मैक्सिमम टोटल थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जब सीपीयू आइडल टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो सिस्टम की थ्रूपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगर आपकी सिस्टम की थ्रूपुट इंक्रीज होएगी तो ऑब्वियसली जो आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो बेटर होएगी। सो दीज आर द 5 मेजर एडवांटेजेस ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Now, if there exist advantages, then disadvantages must also be there. तो कुछ disadvantages भी होंगी। तो अब देख लेते हैं कि what are the disadvantages of multi programming operating system। तो कभी कभी सबसे जो पहली डिसएडवांटेज है दैट इज, जो आपका वेटिंग टाइम है वो कभी कभी लॉन्ग हो जाता है। वो क्यों लॉन्ग हो जाता है? कि आपने मल्टीपल जॉब्स जी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी तक एक जॉब कंप्लीट नहीं हुई। पहले जॉब 1 को सीपीयू दिया, फिर उसने आई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करी, फिर जॉब 2 को दे दिया, फिर जॉब 2 ने इनपुट आउट की रिक्वेस्ट करी, फिर जॉब 3 को दे दिया, उसने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करी, फिर जॉब 4 को दे दिया, उसने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करी, फिर जॉब 5 को दे दिया, उसने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करी। वहां पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में लाइन लगी हुई है। और जो नेक्स्ट जॉब है, मान लीजिए जॉब 6 है, उसको सीपीयू दे दिया, फिर जॉब 7 वेट कर रही है। अब वेट ही कर रही है क्योंकि इनपुट आउटपुट लाइन फुल हो चुकी है। वहां पे जो जॉब एक बार इनपुट आउटपुट के पास गई वो वापस नहीं आई, सीपीयू इन्हीं के बीच में घूमी जा रहा है, इनपुट आउटपुट में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जॉब 7 जो है वो वेट ही करती जा रही है। तो वेटिंग टाइम लॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा, अगर आप ज़्यादा प्रोसेस स्टार्ट कर लोगे तो सभी का ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है, स्टेट्स को सेव करना है किसी प्रोसेस की, तो ये सारी ट्रैकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। थर्ड इज, इट रिक्वायर्स सीपीयू शेड्यूलिंग। बिना सीपीयू शेड्यूलिंग के आप यू कैन नॉट थिंक अबाउट द मल्टी प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एल्गोरिदम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट है, इट शुड बी एफिशिएंट, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स लोडेड हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, फाइल्स मिक्स नहीं होने देनी, किसी को स्पेस कम नहीं पड़ना चाहिए, फाइल्स को स्वैप करना है। उसके लिए आप वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर सकते हो, वो बिल्कुल इसके बाद ही कॉन्सेप्ट आया था एक्चुअली। और उसके बाद नो यूज़र इंटरेक्शन विद एनी प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन ओनली वेट, क्योंकि शेड्यूलिंग शेड्यूल का जो काम होएगा जॉब का या सीपीयू का, दैट विल बी ऑटोमेटिक। सो दीज आर द मेजर मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने हिस्ट्री एंड एवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में तीसरा टॉपिक, अपना सब टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं। मीन्स स्टार्टिंग द मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम। और उसके बाद हमने देखा कि ये मल्टी जो प्रोग्रामिंग है एक्चुअली ये होती कैसे है। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन वी डिस्कस्ड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining today. Have a very nice day. See you in the next session.